हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम दिल का क्या कसूर एक दर्द भरी प्रेम कहानी का दूसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। डर की वजह से श्री ने अपनी बाथरोब को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया था और अपना सिर झुकाए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रणविजय अब उसके सामने बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा हुआ उसकी हर एक हरकत को देख रहा था। वह साफ महसूस कर पा रहा था श्री की बॉडी की कंपन को। उसने अपना हाथ श्री को छूने के लिए आगे बढ़ाया, तभी श्री ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रणविजय की नज़र श्री की नेक पर बनी बाइट के निशान पर थी, जो अब लाल से नीले पड़ चुके थे। उन्हें देखकर रणविजय की आंखों के भाव एकदम से गहरे हो गए। उसने अपना हाथ उस बाइट के निशान पर रख दिया और जैसे ही उसने उस जगह को अपने अंगूठे से प्रेस किया, श्री के मुंह से एक दर्द भरी शिश्कारी निकली। उसे उस जगह बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन रणविजय के डर से वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। किसी तरह से उसने अपने आंसू कंट्रोल किए हुए थे। शायद यही रिएक्शन रणविजय को पसंद नहीं आया, इसलिए उसने एक बार फिर से उसे और भी ज़्यादा तेज प्रेस किया, जिस वजह से श्री ने उसके कंधे को अपने हाथों में थाम लिया और नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगी, जैसे उसे रिक्वेस्ट कर रही हो कि वह ऐसा ना करे। रणविजय ने अपना हाथ उस जगह से नहीं हटाया तो श्री बहुत ही ज़्यादा कातर आवाज़ में बोली, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। रणविजय ने श्री के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, मैं यही तो सुनना चाहता था, तुम्हारी दर्द भरी आहें। फिर उस जगह से हाथ हटाते हुए कहा, जाकर चेंज कर लो, क्योंकि अब तुम्हें वापस वहीं जाना है, श्री, जहाँ सारी जिंदगी के लिए तुम कैद रहने वाली हो। जैसे ही वह वहाँ जाने के लिए पलटा, श्री ने हिम्मत करते हुए पूछा, पर दादी, दादी को क्या कहेंगे आप? वो 2 दिन बाद वापस आने वाली हैं और वो मुझे यहाँ नहीं देखेंगी तो परेशान हो जाएंगी। श्री की बात सुनकर रणविजय के बढ़ते कदम रुक गए और उसने एक बार फिर पलट कर श्री की तरफ देखा और उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए उसे दीवार से लगाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी फैमिली में किसी की भी फिक्र करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। और एक बात कान खोल कर सुन लेना कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली में किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें उससे भी कहीं ज़्यादा तकलीफ़ मिलेगी। और क्या कहा तुमने कि दादी को क्या जवाब दूंगा, है ना? तो सुनो, दादी को क्या जवाब देना है या फिर मेरी माँ को क्या जवाब देना है, वो सब मैं देख लूँगा। तुम सिर्फ वही करो जो करने के लिए मैंने तुमसे कहा है, समझी? ये कहकर रणविजय ने उसके चेहरे को झटक दिया और रूम से बाहर निकल गया। श्री ने उसे अपनी नम आंखों से जाते हुए देखा और फिर अपने आंसू पोंछकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन रणविजय के रूम में भला श्री के कपड़े कहाँ से आते? श्री ने कबर्ड खोल कर देखा तो वहाँ सिर्फ रणविजय के ही कपड़े टंगे हुए थे, जिनमें ज़्यादातर शर्ट ही थी। अब श्री ने गहरी सांस ली और वो भी रूम से बाहर निकल गई। दरअसल वो अपने रूम में जाकर ही कपड़े चेंज करना चाहती थी। अपने रूम में आकर श्री कुछ पल के लिए बेड पर ही बैठ गई। तभी श्री के दिमाग में कुछ आया और वो खुद से बोली, मुझे यह बात दादी को बतानी होगी, क्योंकि एक दादी ही है जो मुझे इनसे बचा सकती है। हाँ, मैं दादी को सब बताऊंगी। ये सोचकर श्री ने आसपास अपना फ़ोन ढूंढा। उसे अपना फ़ोन सामने टेबल पर रखा हुआ ही मिल गया था। शायद सुबह सफाई के दौरान एक सर्वेंट उसके फ़ोन को यहाँ रख गया होगा। श्री ने जल्दी से जाकर अपना फ़ोन उठाया और सोफे पर बैठकर जैसे ही दादी का नंबर डायल करने लगी, तभी उसके दिमाग में रणविजय की धमकी घूमने लगी, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वरना इससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी। यह याद आते ही श्री के हाथ एकदम से रुक गए। फिर उसने खुद से ही कहा, पर मैं दादी को क्या बताऊंगी कि उनका पोता मेरे साथ क्या कर रहा है? और वैसे भी अगर मैंने दादी को इस बारे में बताया तो उनका दिल टूट जाएगा। वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे भी वह हार्ट की पेशेंट है और उन्हें कुछ हो गया तो। नहीं नहीं श्री, तुमने कुछ नहीं बताना, उन्हें कुछ नहीं बताना होना चाहिए।
और उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ये सोचकर श्री ने गहरी सांस ली और फ़ोन को साइड में रखकर चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद श्री चेंज करके नीचे आई तो रणविजय वहीं हॉल में ही बैठा हुआ फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। रणविजय की नज़र श्रीरो की तरफ गई, जहाँ पर श्री खड़ी हुई उसे ही देख रही थी। श्री ने इस वक्त लाइट लेमन कलर का एक अनारकली सूट पहना हुआ था। वह सूट पूरी तरह से फुल स्लीव था, जिसमें श्री के बॉडी के निशान नज़र नहीं आ रहे थे। शायद श्री ने जानबूझकर इस तरह का सूट पहना था। श्री ने किसी तरह से अपनी बॉडी के निशान तो छुपा लिए थे, पर चेहरे की उदासी वह नहीं छुपा पाई। श्री के मासूम से चेहरे पर एक अनकहा सा दर्द नजर आ रहा था। उसने अपने बालों की ढीली ढाली एक छोटी सी चोटी बनाई हुई थी। रणविजय ने फ़ोन पर ही सामने वाले से कहा, मैं आज शाम तक वापस दिल्ली पहुंच जाऊंगा। मेरी सारी आज की मीटिंग कल के लिए अरेंज कर दो। ये कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसकी नज़रें अभी भी श्री पर ही जमी हुई थी। श्री ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली और सीढ़ियाँ उतरने लगी। तभी एक मैड श्री के पास आई और बोली, श्री बिटिया, ब्रेकफास्ट रेडी है, एक बार तुम आकर देख लो। अगर कुछ और बनवाना हो तो हमें बता देना। श्री ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ सीमा दीदी, मैं अभी आकर देखती हूँ। ये कहकर रणविजय की तरफ देखा, जो अभी भी भावहीन चेहरे के साथ उसे ही देख रहा था। श्री ने जल्दी से अपने कदम मैट के साथ डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ा दिए। रणविजय की नज़र ने तब तक श्री का पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। रणविजय ने एक बार फिर किसी को फ़ोन किया। सामने वाले ने एक रिंग में ही फ़ोन उठा लिया तो रणविजय ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, अगले 1 घंटे में हम वापस दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। ये कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर अपनी पॉकेट में रखा और अपने कदम डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ा दिए। श्री डाइनिंग टेबल पर मैट की मदद से नाश्ता लगा रही थी। रणविजय ने एक नज़र श्री की तरफ देखा और फिर अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, नाश्ता सर्व करो। श्री अपनी ही सोच में गुम थी। शायद इसलिए उसने रणविजय की बात नहीं सुनी, लेकिन वहीं खड़ी मैड ने रणविजय की बात सुन ली थी। इसलिए उसने जैसे ही अपना हाथ रणविजय के लिए नाश्ता सर्व करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, रणविजय ने सख्त आवाज़ में उसे ऑर्डर देते हुए कहा, मैंने तुमसे यह बात नहीं कही है, इसलिए जाओ यहाँ से। मेड रणविजय के गुस्से को अच्छे से जानती थी, इसलिए जल्दी से वहाँ से निकल गई। अब श्री ही वहाँ थी, पर अभी भी उसका ध्यान शायद रणविजय की बात पर नहीं था। रणविजय कुछ पल तक तो उसे देखता रहा, फिर गुस्से से उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, ध्यान कहाँ है? क्या तुम्हारे कानों ने सुनना बंद कर दिया है? रणविजय के ऐसे अचानक हाथ पकड़ने से श्री घबरा कर अपनी होश में वापस आई और वह रणविजय की तरफ देखने लगी। रणविजय ने उसके हथेली को जोर से प्रेस करते हुए कहा, मैंने कहा मुझे नाश्ता सर्व करो, सुना कि नहीं तुमने? श्री ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया तो रणविजय ने उसका हाथ छोड़ दिया। श्री अब जल्दी से रणविजय के प्लेट में नाश्ता सर्व करने लगी और चुपचाप वहीं खड़ी रही। रणविजय ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा था, लेकिन श्री की हिम्मत भी नहीं हो रही थी रणविजय के सामने बैठने की, इसलिए वह चुपचाप अपना हाथ बांधे पीछे ही खड़ी रही। रणविजय बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप अपना नाश्ता करता रहा। ना उसने श्री के नाश्ते के लिए कहा और ना ही श्री ने खुद से नाश्ता करने की पहल की। अभी रणविजय को नाश्ता किए हुए 5 ही मिनट बीते थे कि रणविजय ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्या तुम कुछ खाना नहीं चाहती हो, या कल रात के बाद से तुम्हारी भूख खत्म हो चुकी है? श्री ने धीरे से कहा, मुझे वाकई में भूख नहीं है। श्री की बात सुनकर रणविजय के फेस पर स्माइल आ गई। उसने उसे टोंट वाले करने हुए अंदाज में कहा, खा लो, आखिर मेरी बेरहमी सहन करने के लिए शरीर में जान भी तो ज़रूरी है ना, इसलिए ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, चुपचाप नाश्ता करो। श्री चुपचाप आगे बढ़ी और जैसे ही चेयर पर बैठने वाली थी, रणविजय ने एक लात मारकर उस चेयर को खिसका दिया। श्री हैरानी से उस चेयर को तो कभी रणविजय को देख रही थी। रणविजय ने अपनी नज़र उठाकर श्री की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है श्री कि तुम मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो। तुम्हारी औकात फर्श पर बैठने की है, तो वहीं बैठो। श्री ने आसपास देखा कि उसकी यह हरकत किसी और ने देखी तो नहीं। तभी रणविजय ने दोबारा नाश्ता करते हुए कहा, कोई नहीं है यहाँ पर, इसलिए तुम्हें यहाँ मेरी बीवी बनने का ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा कि तुम दुनिया वालों की नज़र में मेरी बीवी हो, लेकिन अकेले में? रणविजय एक अजीब सी हंसी हंसा, लेकिन रणविजय की यह हंसी श्री के सीने में जैसे किसी खंजर की तरह चुभ रही थी।
उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी आने लगी, लेकिन उसने अपनी नमी को आंसू के रूप में बहने नहीं दिया और चुपचाप एक प्लेट में अपने लिए नाश्ता उठाकर नीचे फर्श पर ही बैठ गई और धीरे धीरे नाश्ता करने लगी। इस वक्त उसने अपना सिर झुकाया हुआ था, लेकिन उसका दिल इस समय बहुत ही ज़्यादा दर्द में था। वह अपनी आंखों की नमी भले ही रणविजय को नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन उसके आंसू भी शायद बहुत ही ज़्यादा जिद्दी थे, जो उसकी आंखों से बहने ही लगे और वह बहकर श्री के खाने की प्लेट में ही गिर रहे थे। पर श्री किसी तरह से खुद को कंट्रोल किए चुपचाप नाश्ता कर रही थी। रणविजय अपनी जगह बैठे हुए नाश्ता करते वक्त उसी को ही देख रहा था। उसे देखते हुए रणविजय ने मन ही मन कहा, यह तो शुरुआत है श्री, तुम्हें तो तुम्हारी रूह तक तोड़ना है। मुझे इस कदर तोड़ूंगा तुम्हें कि ज़िंदगी भर तुम्हें खुद के लिए जिंदा रहने पर भी अफसोस होगा। कुछ देर बाद वह लोग दिल्ली के लिए निकल गए। श्री चुपचाप फ्रंट सीट पर बैठे हुए बाहर की तरफ देख रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था जैसे उसकी सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हो। कुछ भी तो नहीं बचा था उसमें, ना किसी की तरह की उम्मीद, ना किसी तरह के सपने और ना ही किसी तरह की चाह। रणविजय बिना उसकी तरफ देखे ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। दिल्ली। नायरा कादम्बरी जी के पास बैठी हुई खुशी से बोली, आप सच कह रही हैं आंटी, रणविजय शादी के लिए मान गया है? तो कादम्बरी जी ने हंस चहकते हुए कहा, अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी नायरा, मैंने कल तुमसे बात की थी ना, और उसने ही मुझे कहा था कि वह मुझे बहू ला कर देगा। तो सीधी सी बात है, वह तुम्हारी ही बात कर रहा था। और तुम्हें पता है आज वह वापस लौट रहा है। अभी कुछ देर पहले फ़ोन आया था। बस उसके आते ही मैं तुम दोनों के इंगेजमेंट की बात कर लूँगी और डेट भी फिक्स कर दूँगी। अब मैं इस काम में बिल्कुल देर नहीं करना चाहती हूँ। कादम्बरी जी की बात सुनकर नायरा के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। उसने तो मन ही मन अपनी इंगेजमेंट की ड्रेस भी फिक्स कर ली थी कि वह अपने इंगेजमेंट पर कैसे रेडी होगी। अब तो उसे बेसब्री से रणविजय के लौटने का इंतजार था। तभी एक मैड जल्दी से भागते हुए अंदर आई और हंसते हुए बोली, मालकिन, छोटे मालिक आ गए हैं। यह सुनते ही कादम्बरी जी और नायरा दोनों ने ही आंखों में चमक लिए एक दूसरे की तरफ देखा। नायरा से तो अब एक पल के लिए भी इंतजार नहीं हो रहा था। तभी उसे मेन एंट्रेंस से रणविजय अंदर आता हुआ नजर आया। नायरा तो जल्दी से खड़ी हुई और भाग कर रणविजय के गले लग गई। नायरा के ऐसे अचानक से गले लगने से और रणविजय कुछ पल के लिए तो चौंक गया। फिर नायरा को खुद से दूर करते हुए कहा, नायरा क्या हुआ, और तुम ऐसे मेरे गले क्यों लग रही हो? तो नायरा की जगह कादम्बरी जी ने जवाब देते हुए कहा, रणविजय अब खुशखबरी है तो खुशी में गले लगना तो बनता है ना। वैसे बेटा, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी इस बात से मैं भी कितना खुश हूँ। हम तो बेसब्री से कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। कहते हुए कादम्बरी जी अपनी व्हीलचेयर रोल करते हुए रणविजय के पास आकर खड़ी हो गई। रणविजय ने आगे जाकर झुककर कादम्बरी जी के पैर छुए तो कादम्बरी जी ने प्यार से रणविजय के माथे को चूमते हुए कहा, खुश रहो बेटा, तुम नहीं जानते कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। बस अब मैं बिल्कुल देर नहीं करूँगी तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने में। तभी रणविजय सीधा खड़ा हुआ और उसने एक नज़र नायरा की तरफ देखा, जो आंखों में चमक लिए उसे ही देख रही थी। नायरा जल्दी से आकर कादम्बरी जी के पास खड़ी हो गई तो रणविजय ने गहरी सांस लेकर अपनी माँ से कहा, माँ, शादी की डेट फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रणविजय की बात सुनकर नायरा और कादम्बरी जी दोनों के चेहरे की स्माइल एकदम से गायब हो गई और दोनों कन्फ्यूजन से रणविजय को देखने लगी। नायरा का दिल तो जैसे जोर जोर से धड़क रहा था, इस डर से कि कहीं रणविजय एक बार फिर से शादी की बात से पलट तो नहीं गया। कादम्बरी जी ने रणविजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, रणविजय, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो शादी के लिए तैयार हो गए थे ना, और तुमने मुझे खुद ही कहा था कि तुम मेरे लिए बहू लेकर आओगे। फिर अचानक से यह सब। रणविजय ने अपनी माँ के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, हाँ, मैंने गलत नहीं कहा था मॉम कि मैं आपके लिए बहू लेकर आऊँगा, बल्कि मैं तो आपके लिए बहू लेकर आ चुका हूँ। रणविजय की बात सुनकर कादम्बरी जी एकदम से अवाक रह गई। वहीं नायरा के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। तभी रणविजय ने एक तेज आवाज़ में कहा, अंदर आ जाओ। रणविजय के ऐसा कहते ही श्री धीमे धीमे कदमों से अंदर आई। रणविजय ने एक नज़र श्री की तरफ देखा और अपनी माँ से कहा, यह रही आपकी बहू, मैं इसी की बात कर रहा था। नायरा और कादम्बरी जी दोनों की ही नज़रें एक साथ श्री पर जाकर ठहर गई, जहाँ कादम्बरी जी
सवालिया नजरों से श्री को देख रही थी। वहीं श्री को देखकर नायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह किसी तरह से अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि वो साफ देख पा रही थी कि श्री के मांग में भरा सिंदूर है और गले में पहना हुआ मंगलसूत्र। कादम्बरी जी ने हैरानी से पूछा, रणविजय, ये तो श्री है ना, शिवांगी की बहन? तुमने इससे शादी कर ली? वहीं नायरा अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने गुस्से से रणविजय से पूछा, तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो रणविजय? तुम जानते हो ना, इसकी वजह से शिवांगी इस दुनिया में नहीं है और तुमने इससे शादी कर ली। रणविजय ने बिना किसी भाव के नायरा से कहा, मुझे तुम लोगों को अपनी शादी की न्यूज़ देनी थी, वो मैंने दे दी। अब इसके आगे के सवालों का जवाब मैं किसी को भी देना ज़रूरी नहीं समझता। और नायरा, इतना तो तुम जान चुकी हो ना कि मेरी शादी अब श्री से हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे शादी करने के सपने देखने चाहिए, इसलिए अपने सपनों को यहीं पर ही रोक लो। नायरा ने आंसू भरी नज़रों से कादम्बरी जी की तरफ देखा। कादम्बरी जी अब बेबस नज़रों से नायरा को देख रही थी। इससे पहले कि कादम्बरी जी नायरा से कुछ कहती, नायरा जल्दी से वहाँ से भागकर बाहर चली गई, लेकिन जाते जाते कुछ पल के लिए श्री के बगल में खड़ी हो गई और नफरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। श्री ने अभी भी अपनी नज़रें झुका रखी थी, लेकिन नायरा की नफरत भरी तपिश को वो खुद पर महसूस कर पा रही थी। नायरा ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। वहीं कादम्बरी जी उसे आवाज़ देती रह गई, नायरा बेटा मेरी बात सुनो, ऐसे रोकर मत जाओ यहाँ से। रणविजय ने अपनी माँ से कहा, उसे जाने दो मॉम, आज नहीं तो कल उसे यह सच एक्सेप्ट करना ही होगा। अब उसका मेरे साथ कोई फ्यूचर नहीं है। कहकर रणविजय ने थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई श्री की तरफ देखा और काफ़ी रूड तरीके से कहा, और तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें आकर अपनी सास का आशीर्वाद लेना चाहिए? कादम्बरी जी को अपने बेटे के ऐसे बोलने पर थोड़ी हैरानी भी हुई कि वो अपनी नई नवेली पत्नी के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है। वहीं श्री रणविजय की बात सुनकर धीमे कदमों से चलते हुए कादम्बरी जी के पास आई और झुककर उनके पैरों को छू लिया। अब जो कुछ भी था कादम्बरी जी के लिए तो श्री ही उनकी बहू थी, इसलिए उन्होंने श्री के हाथ सिर पर अपना हाथ रखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात से डिसअपॉइंट थी कि उनके बेटे की वजह से नायरा का दिल टूट गया था। फिर उन्होंने रणविजय से कहा, रणविजय मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ये कहकर कादम्बरी जी व्हीलचेयर के सहारे अपनी रूम की तरफ चली गई। रणविजय ने एक नज़र श्री की तरफ देखा और कहा, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ यहीं खड़ी मिलना, बैठने के बारे में सोचना भी मत। ये कहकर रणविजय अपनी माँ के साथ रूम की तरफ चला गया। श्री वहीं पर खड़ी हुई रणविजय के लौटने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद कादम्बरी जी के रूम में रणविजय, यह सब अचानक से, और तुमने श्री से शादी की, जबकि तुम जानते हो ना कि श्री की वजह से ही शिवांगी आज तुम्हारे साथ नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रणविजय कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो, और श्री ही क्यों? तुम्हें अगर नायरा से शादी नहीं करनी थी तो तुम किसी और से कर सकते थे, पर श्री। रणविजय जो रूम की बड़ी सी विंडो के सामने खड़ा हुआ बाहर की तरफ देख रहा था, उसने बिना अपनी माँ की तरफ देखे ही कहा, मॉम आपको बहू चाहिए थी, मैंने आपको बहू ला कर दी, लेकिन इससे ज़्यादा आप मुझसे कोई सवाल मत पूछो। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? कादम्बरी जी अपनी व्हीलचेयर खिसकाते हुए उसके पास गई और रणविजय का हाथ पकड़ते हुए बोली, रणविजय मेरे सामने देखकर जवाब दो, क्या छुपा रहे हो मुझसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शिवांगी की वजह से श्री को किसी तरह की सजा। इससे पहले कि कादम्बरी जी अपनी बात पूरी कर पाती, रणविजय घुटनों के बल अपनी माँ के सामने बैठा उनके दोनों हाथ पकड़ते हुए बोला, मॉम मैंने कहा ना, आप मुझसे कुछ मत पूछिए प्लीज़। अब जो भी है आपकी बहू यहीं है, और आप चाहे कितनी बार भी पूछेंगी मेरा जवाब यही होगा। फिर खड़े होते हुए कहा, मुझे वो वापस अपने मेंशन जाना चाहिए। ये कहकर उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। कादम्बरी जी ने उसे रोकते हुए कहा, रणविजय रुको, तुम क्या मेंशन में जाकर रहने वाले हो? तो रणविजय ने पीछे पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, हाँ मॉम, मैं श्री के साथ अपने मेंशन में ही रहूँगा, यहाँ नहीं। तो कादम्बरी जी ने कहा, पर क्यों बेटा? ठीक है, तुमने श्री से शादी कर ली और मैंने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया, पर तुम यहाँ भी तो रह सकते हो ना। रणविजय ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो कादम्बरी जी ने गहरी सांस ली और फिर रणविजय से कहा, ठीक है मत रहो यहाँ पर,
लेकिन आज रात तुम यहाँ रुक सकते हो ना। अब चाहे जो भी है, श्री मेरी बहू है और वह पहली बार अपने ससुराल आई है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आज रात का डिनर मेरे साथ करो। क्या तुम इतनी सी भी बात नहीं मानोगे मेरी? रणविजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके, मैं आज रात यहीं रुकने वाला हूँ, पर कल सुबह होते ही मैं श्री के साथ मैंसन चला जाऊँगा और तब आप मुझे नहीं रोकेंगी। कादम्बरी जी ने अब उसकी बात पर कुछ भी नहीं कहा। रणविजय रूम से बाहर निकल गया। श्री अभी भी वहीं हॉल में उसी जगह खड़ी हुई थी जहाँ पर रणविजय उसे छोड़ कर गया था। रणविजय ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर उसे इग्नोर करते हुए अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। श्री ने उसे सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, क्या उसे भी रणविजय के साथ जाना चाहिए या यहीं खड़े रहना चाहिए। वह अभी यही सब सोच रही थी कि तभी उसके कानों में कादम्बरी जी की आवाज़ आई, श्री तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कादम्बरी जी की आवाज़ पूरी तरह से सपाट थी, जिसमें किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था। श्री ने कादम्बरी जी की तरफ देखा, जो बिना किसी भाव के श्री को देख रही थी। वह मैं श्री कुछ कहते उससे पहले ही कादम्बरी जी ने उसे गौर से देखते हुए अपना दूसरा सवाल पूछा, वैसे एक बात बताओ श्री, रणविजय ने तुमसे शादी क्यों की? क्या इसमें तुम्हारी भी कोई मर्जी शामिल थी? कादम्बरी जी का सवाल सुनकर श्री ने अपनी नज़रें झुका ली। वो कादम्बरी जी से कुछ कहने ही वाली थी, तभी उसके कानों में रणविजय की भारी और सख्त आवाज़ आई, तुम वहाँ क्या कर रही हो? चलो रूम में। श्री ने एक नज़र कादम्बरी जी की तरफ देखा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अब वो रणविजय के पीछे चुपचाप चल रही थी। उसने अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों में फंसाया हुआ था और वो उसे ही अपनी उंगलियों में उलझाते हुए चल रही थी, जैसे वो दुपट्टा नहीं उसके मन के उलझे हुए विचार हों। कुछ देर बाद रणविजय एक रूम के अंदर चला गया, लेकिन श्री की हिम्मत उस रूम के अंदर जाने की नहीं हो रही थी। वो अभी भी बाहर खड़ी खड़ी कुछ सोच रही थी कि तभी रूम का डोर एक बार फिर से खुला और एक मजबूत हाथ बाहर की तरफ आया और श्री की नाजुक सी कलाई को पकड़कर उसे झटके से अंदर खींच लिया, जिससे श्री की हड़बड़ाहट में एक चीख निकल गई। रणविजय ने रूम का डोर बंद कर उसे दरवाजे से सटाया और अपनी खतरनाक नज़रों से उसे घूरते हुए कहा, क्या बोलने वाली थी तुम नीचे? मॉम को बोलो, तुम्हें मना किया था ना किसी को कुछ मत बताना। श्री ने हकलाते हुए कहा, नहीं, वह मैं कुछ नहीं कहने वाली थी। रणविजय इस वक्त उसके इतना ज़्यादा करीब था कि श्री तो डर की वजह से ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वहीं श्री का जवाब सुनकर रणविजय ने उसके गालों को कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे सामने यह होशियारी मत दिखाना श्री, क्योंकि तुम क्या हो यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अपनी हदें मत भूलना, समझी? श्री ने जल्दी से अपनी पलकें झपकाई तो रणविजय ने उसका चेहरा झटका और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। श्री को अपने गालों में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि रणविजय ने बहुत ही बेरहमी से उसके गालों को पकड़ा था। श्री ने अपना एक हाथ अपने गाल पर रखा और वहीं दरवाजे से सटकर नीचे ही बैठ गई। वो तो खुद को एक बार फिर से उसी जगह पर महसूस कर रही थी जहाँ से वो 1 साल पहले भागी थी। उसने डर की वजह से खुद को ही गले लगा लिया और सहमी हुई सी वहीं बैठी रही। उसे इस वक्त किसी ऐसे अपने की ज़रूरत थी जिसके गले से लगकर वो रो सके और अपने डर को दूर कर सके और खुद को महसूस कर सके, लेकिन जिसके गले लगकर वो रो सकती थी वो यहाँ मौजूद नहीं था। काफ़ी देर तक श्री वहीं बैठी रही। उसे अब यहाँ इस रूम में बहुत ही घुटन महसूस हो रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें भी रुक रही है। वह खड़ी हुई और बालकनी की तरफ बढ़ गई। बाहर रेलिंग के पास खड़ी होकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी जो श्री के बेचैन मन को एक सुकून पहुँचा रही थी। अब जाकर उसे लग रहा था जैसे उसकी सांस में सांस आई हो। उसने कसकर रेलिंग को पकड़ा और अपनी आंखें बंद किए खुद से ही बोली, यह सब मेरे ही किए की सज़ा है जो मुझे मिल रही है। मेरे गुनाह कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। शायद इस सज़ा को पाकर मेरे दिल का गिल्ट थोड़ा तो कम होगा। शायद तब मैं सुकून से मर तो सकूंगी ना। तभी उसके जहन में एक लड़की की आवाज़ गूंजने लगी, श्री तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी खुद को अकेला मत समझना, ठीक है? इस आवाज़ को सुनकर श्री के होठों पर एक दर्द भरी स्माइल आ गई, पर उसकी आंखों से बांसू बहकर उसके गालों पर आने लगे और उसके होठ धीरे से हिले। आप कहाँ होती? आपने तो कहा था ना कि आप मुझे कभी अकेला छोड़ कर नहीं जाएंगी।
फिर आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपकी जगह मुझे होना चाहिए था। आपकी जगह वो मौत मुझे आनी चाहिए थी, आपको नहीं। पर मेरी ही वजह से ये सब हुआ। अब मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करूँगी। मुझे अपने किए की सज़ा भुगतनी ही होगी, क्योंकि अब यही मेरी किस्मत है। तभी श्री को अपने नेक पर किसी की गर्म गहरी सांस महसूस हुई और अपनी कमर पर एक मजबूत पकड़। वो पकड़ धीरे धीरे और भी ज़्यादा कसती जा रही थी, जो श्री को दर्द पहुंचा रही थी। पर श्री की हिम्मत नहीं हुई वहां से हिलने की, क्योंकि वह जानती थी कि इस वक्त वो किसकी बाहों की गिरफ्त में है। वहीं रणविजय ने श्री की नेक को स्पेन करते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, तुमने सही सोचा श्री, कि तुम्हारी सज़ा ही अब तुम्हारी किस्मत है। क्योंकि मैं चाहता तो तुम्हें कब का मौत दे देता, क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए कम होती ना। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे हर पल को मौत से भी बदतर बना दूं, क्योंकि तुम यही डिज़र्व करती हो। ये कहकर रणविजय ने झटके से श्री को पलटा और उसका गला पकड़ते हुए उसे पीछे की तरफ रेलिंग से बिल्कुल सटा दिया। जिस वजह से श्री रेलिंग के पीछे झुकती जा रही थी, उसे डर लग रहा था कहीं रणविजय उसे यहाँ से धकेल ही ना दे। वहीं रणविजय उसके ऊपर झुकते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी मॉम के सामने उनकी बहू कहकर इंट्रोड्यूस कराया है, तो यह मत सोच लेना कि तुम्हें इस घर की बहू के सारे हक मिल जाएंगे, या फिर यह सारे ऐसो आराम। तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी औकात मेरी लाइफ में सिर्फ एक गुलाम की है। तो ना तो तुम यहाँ की लग्जरिया लाइफ को यूज़ कर पाओगी और ना ही किसी तरह के ऐसो आराम को। यहाँ तक कि तुम मेरे बेड पर भी तभी आओगी जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी, वरना पड़ी रहना इसी बालकनी में, क्योंकि यही तुम्हारी जगह है, समझी? ये कहकर रणविजय उससे दूर हुआ और रूम की तरफ बढ़ गया। श्री को रणविजय की आंखों में एक अलग ही चाहत नजर आ रही थी। वो चाहत जो श्री को बार बार जलील करने के लिए पैदा होती थी, जैसे रणविजय उसे हद से कहीं ज़्यादा बेइज्जत करना चाहता हो, और वो ऐसा कर भी रहा था। वो एक पल नहीं छोड़ता था श्री के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का। वहीं रणविजय के जाते ही श्री की सांस में सांस आई और वो अपने गले को सहलाते लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। कुछ देर बाद जब वह थोड़ा रिलैक्स हुई तो वह भी रूम में आई। रणविजय रूम में कहीं भी नहीं था। यह देखकर श्री ने चैन की सांस ली। तभी उसे याद आया कि उसे दादी को फ़ोन भी करना था, लेकिन उसके पास उसका फ़ोन नहीं था। उसने याद करते हुए मन ही मन सोचा, मेरा फ़ोन वह कहाँ गया है? तभी श्री ने कुछ याद करते हुए मन ही मन कहा, मेरा फ़ोन तो उनकी गाड़ी में ही छूट गया है। क्या करूँ अब मैं? दादी को फ़ोन कैसे करूँगी? मैंने उन्हें कहा था कि जब वो वहाँ पहुँच जाएंगी तब मैं उन्हें फ़ोन ज़रूर करूँगी, कहीं वो मुझे लेकर परेशान ना हो जाए। लेकिन अब फ़ोन तो वहाँ था ही नहीं, और उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह रणविजय से अपने फ़ोन को लाने की परमिशन मांगे। श्री जाकर सोफे पर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसे ही बैठे बैठे उसे काफ़ी देर हो गई थी। वैसे भी इतने लंबे सफ़र की वजह से वह थक भी गई थी और वहीं सोफे पर बैठे हुए ही सो गई। शाम से रात हो चुकी थी। तभी उसकी रूम का डोर नॉक हुआ। पहले तो नींद में होने की वजह से श्री उस आवाज़ को सुन नहीं पाए, लेकिन डोर काफ़ी देर से नॉक हो रहा था, इसलिए श्री की नींद टूट गई और उसने दरवाजे की तरफ देखा। श्री अपनी आंखें मलते हुए सोफे से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एक मेड खड़ी हुई थी। श्री उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी उस मेड ने श्री से कहा, मैम ने आपको नीचे बुलाया है, डिनर रेडी है, आप जल्दी से नीचे आ जाइए। कहकर वो वहाँ से चली गई। श्री ने एक गहरी सांस ली और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने अपनी चेयर पर पानी की छींटे डाली। उसने अपने चेहरे पर पानी की छींटे डाली तो उसकी नज़र अपने गले पर नजर आ रहे उंगलियों के निशान पर गई। ये निशान रणविजय की उंगलियों के थे, जो उसका गला पकड़ने की वजह से बने थे। श्री ने टॉवल से अपना चेहरा साफ किया और दुपट्टे को अच्छे से उस निशान पर कवर करते हुए खुद को सही किया। श्री नहीं चाहती थी कादम्बरी जी ऐसा कुछ देखें। जब श्री ने खुद को अच्छे से चेक कर लिया तो अपने कदम वॉशरूम से बाहर बढ़ा दिए। श्री जब नीचे डाइनिंग हॉल में आई तो उसकी नज़र रणविजय पर गई, जो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए कादम्बरी जी से कुछ बात कर रहा था और साथ ही साथ अपना डिनर भी कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र श्री पर गई, उसके फेस के एक्सप्रेशन नॉर्मल से एकदम शब्द हो गए। वहीं कादम्बरी जी ने बिना किसी भाव के श्री की तरफ देखा और उसे कहा, श्री इधर आओ बेटा और डिनर करो। श्री ने एक नज़र रणविजय की तरफ देखा, जो उसे ही घूर रहा था। श्री की हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ बैठने की, क्योंकि रणविजय ने सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त उसके साथ जैसा बिहेवियर किया था
तो उसे डर था कि अगर वो फिर से वहाँ बैठी तो कहीं रणविजय उस पर फिर से भड़क ना जाए। वहीं श्री को अपनी बात ना मानता देखकर कादम्बरी जी ने इस बार फिर से कहा, श्री तुमने सुना नहीं, मैंने कहा यहाँ आकर बैठो। अब श्री एक अलग ही दुविधा में फंस चुकी थी। ना तो वो कादम्बरी जी की बात को टाल सकती थी और ना ही रणविजय के ऑर्डर के खिलाफ जा सकती थी। वो अभी अपनी दुविधा में ही थी कि तभी रणविजय की सख्त आवाज़ उसके कानों में आई, सुना नहीं तुमने? माँ क्या कह रही है? चुपचाप यहाँ आकर बैठो। रणविजय के ऐसा कहते ही श्री धीरे से चलकर डाइनिंग टेबल के पास आई और चुपचाप चेयर खिसकाकर बैठ गई। श्री की हिम्मत नहीं हो रही थी नज़र उठाकर एक बार भी रणविजय को देखने की, इसलिए वो चुपचाप अपना सिर झुकाए डिनर करने लगी। वहीं रणविजय खाना खाते हुए बार बार श्री को ही देखे जा रहा था। श्री भले ही रणविजय की तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन रणविजय की नज़र की तपिश खुद पर साफ महसूस कर पा रही थी। इस वक्त डाइनिंग हॉल में पूरी तरह से शांति थी। श्री रणविजय के डर से बहुत धीरे धीरे और बहुत कम खाना खा रही थी। दरअसल उसकी चेयर रणविजय के बिल्कुल सामने थी। कुछ देर में रणविजय अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अपनी माँ से कहा, मॉम मेरा डिनर हो गया, अभी फ़िलहाल मुझे स्टडी रूम में कुछ काम है, मैं वहीं जा रहा हूँ। कहकर उसने एक नज़र श्री की तरफ देखा जो अभी भी चुपचाप सर झुकाए अपना खाना खा रही थी। फिर रणविजय ने अपने कदम वहाँ से स्टडी रूम की तरफ बढ़ा दिए। कादम्बरी जी ने रणविजय को जाते हुए देखा और फिर श्री की तरफ। कादम्बरी जी साफ नोटिस कर पा रही थी कि जब से श्री यहाँ आई है वो काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी हुई सी है। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि कुछ तो ऐसा है जो रणविजय उनसे छुपा रहा है। कुछ सोचकर कादम्बरी जी ने श्री से कहा, श्री क्या तुम मुझे एक बात का जवाब दोगी? श्री जो खाना खा रही थी, कादम्बरी जी का सवाल सुनकर उसके हाथ रुक गए और उसने नज़र उठाकर कादम्बरी जी की तरफ देखा तो कादम्बरी जी ने एक बार फिर उसके सामने अपना सवाल दोहराया, बताओ मुझे सही जवाब दोगी ना? श्री ने धीरे से अपना सिर ना में हिलाया तो कादम्बरी जी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, रणविजय शिवांगी से प्यार करता था। रणविजय शिवांगी से प्यार करता है, लेकिन फिर उसने तुमसे शादी क्यों की और ऐसे अचानक? कादम्बरी जी की बात सुनकर श्री एक अलग ही दुविधा में फंस गई, क्योंकि रणविजय ने उसे साफ धमकी दी थी कि वो किसी को भी उनके रिश्ते का सच ना बताए। श्री ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, बस उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं ये उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। कहने को तो श्री यह जवाब कादम्बरी जी को दे रही थी, पर उसकी नज़रें और उसकी आवाज़ खुद इस जवाब का साथ नहीं दे रही थी। कादम्बरी जी को समझते देर नहीं लगी कि श्री उनके सामने झूठ बोल रही है। बात यहाँ कुछ और है। वो श्री से कुछ और भी पूछना चाहती थी, तभी श्री जल्दी से चेयर से खड़े होते हुए बोली, हो गया आंटी, मैं चलती हूँ। कहकर श्री जल्दी से वहाँ से चली गई। कादम्बरी जी ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, कभी कभी तुम्हें देख कर नहीं लगता है श्री कि तुम ऐसा कुछ भी कर सकती हो। समझ नहीं आता जो आँखों देखा था वो सच था या फिर सच कुछ और है, क्योंकि जितना मैंने तुम्हें देखा है, जाना है, तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। सोचकर कादम्बरी जी ने एक गहरी सांस ली और फिर पीछे खड़ी मैड से कहा, मुझे मेरे रूम तक छोड़ो। उस मैड ने कादम्बरी जी के व्हील चेयर को पकड़ लिया और उन्हें उनके रूम की तरफ ले गई। कादम्बरी जी का रूम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही था, क्योंकि कादम्बरी जी अपने पैरों से लाचार थी। कुछ साल पहले हुए एक्सीडेंट में उनके चलने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हालांकि रणविजय ने काफ़ी कोशिश की थी कि वो अपनी माँ को ठीक कर सके। उसने इस दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से अपनी माँ का ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया था कि कादम्बरी जी के अंदर ठीक होने की इच्छा शक्ति ही खत्म हो गई है, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उनके पति और रणविजय के पिता धीरज भी इस दुनिया से चल बसे थे। अचानक ही हो गए इस एक्सीडेंट ने कादम्बरी जी को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। उनके अंदर भी जैसे जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। बस अपने बेटे का मुंह देख कर ही वो जिए जा रही थी। श्री वापस अपने रूम में आई और कुछ देर वो सोफे पर बैठकर सोचने लगी कि उसे यहीं रुकना चाहिए या फिर बालकनी की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि रणविजय ने उसे कहा था कि वो उसकी मर्ज़ी के बिना उसके बेड पर नहीं आएगी। और वैसे भी श्री खुद भी उस बेड पर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए ये किसी सज़ा से कम नहीं था। उसने मन ही मन कहा, मैं पहले ही जाकर बालकनी में सो जाती हूँ। अगर मैं सो जाऊँगी तो हो सकता है कि यह मुझे परेशान ना करे। ये सोचकर श्री वापस सोफे से खड़ी हुई और फिर कबर्ड से एक पतला सा ब्लैंकेट निकालकर बालकनी की तरफ चली गई।
बालकनी में ही एक झूला रखा हुआ था और वो झूला इतना बड़ा तो था कि एक इंसान उस पर आराम से सो सके। श्री झूले पर ही लेट गई और ब्लैंकेट से खुद को कवर कर आसमान की तरफ देखने लगी। आसमान आज बिल्कुल साफ था, इसलिए आसमान में तारे किसी हीरे की तरह चमक रहे थे। श्री को हमेशा से ही खुला आसमान और उसमें चमकने वाले तारों को देखना बहुत पसंद था। श्री को याद आ रहा था अपना वह अतीत जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ऐसे ही तारों को देखते हुए श्री अतीत के गलियारों में चली गई। फ्लैशबैक। एक घर के टेरेस पर फर्श पर ही एक पतला सा गद्दा पड़ा हुआ था। उस गद्दे पर दो लड़कियां लेटी हुई आसमान को ही देख रही थी। दोनों ने इस वक्त अपना सिर एक पिलो पर रखा हुआ और आसमान में नजर आ रहे तारों को देखकर मुस्कुरा रही थी। दोनों ही लड़कियां देखने में किसी परी से कम नहीं थी। इसमें से एक थी श्री और दूसरी थी शिवांगी। श्री ने आसमान में नजर आ रहे उन तारों को देखते हुए ही शिवांगी से कहा, दी, आज आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है ना। आपको पता है, मुझे आसमान में ये तारे देखना बहुत पसंद है, क्योंकि आसमान जो इस वक्त पूरी तरह से काला है फिर भी इन तारों की चमक को छिपा नहीं पा रहा है। ये तारे इस रात के अंधेरे को तोड़कर अपनी चमक हम तक पहुंचा रहे हैं। मुझे यही बात इन स्टार्स की पसंद है। शिवानी ने हंसते हुए कहा, श्री, तुम तो किसी शायर की तरह बातें करने लगी। वैसे तुमने सही कहा, आसमान वाकई में आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। वैसे श्री, तुम ज़्यादातर छत पर ही क्यों सोती हो? अब ये मत कहना कि तुम्हें यह तारे देखने होते हैं इसलिए तुम सोती हो। लेकिन तारे देखने का शौक है ना, तो वह तो मैं तुम्हें दिन में भी दिखा सकती हूँ। श्री ने तिरछी नज़र से शिवांगी की तरफ देखा और फिर उठकर आलती पालती मार कर बैठते हुए बोली, दी, ये तारे दिखाने वाली बात मेरे सामने मत करना, वरना मैं तुम्हारी शिकायत जीजू से कर दूंगी कि आपकी होने वाली बीवी किस तरह से मुझे परेशान कर रही है और मुझे डराती धमकाती रहती है। शिवांगी हंसते हुए उठी और श्री के सामने ही बैठते हुए बोली, अरे मेरी छोटी सी गुड़िया को गुस्सा आ गया। पर एक बात तुम भी याद रखना श्री, तुम चाहे इनसे मेरी कितनी भी शिकायत कर लो, पर ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारी किसी भी शिकायत पर ध्यान नहीं देंगे। श्री ने अपनी आंखें छोटी कर शिवांगी को घूरते हुए कहा, ऐसी बात है, रुको, मैं अभी खुद रणविजय जीजू से यही बात पूछ लेती हूँ। ये कहते हुए उसने पास में रखा हुआ फ़ोन उठाया और उस पर एक वीडियो कॉल लगा दी। शिवांगी ने हैरानी से श्री को तो कभी इस फ़ोन को देखा और जैसे ही श्री के हाथ से वो फ़ोन लेने लगी तभी श्री ने वो फ़ोन उससे दूर करते हुए कहा, अब क्यों डर लग रहा है? आप तो कह रही थी कि रणविजय जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी शिकायत पर ध्यान ही नहीं देंगे। आज मैं भी देख लेती हूँ कि वो अपनी होने वाली घरवाली की बात ज़्यादा सुनते हैं या अपनी ये आधी घरवाली की। तभी सामने से थोड़ी ही देर में रणविजय ने फ़ोन पिक कर लिया। शिवांगी अभी भी श्री के हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश करने लगी। वहीं श्री ने फ़ोन को थोड़ी दूरी पर रखते हुए रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, देख रहे हैं जीजू अपनी होने वाली घरवाली को किस तरह से आपकी छोटी सी क्यूट सी साली को परेशान कर रही है। और आपको पता है, अभी अभी ये मुझे धमकी भी दे रही थी कि मुझे दिन में तारे दिखाएगी। श्री और शिवांगी की ऐसी छीना झपटी देखते हुए रणविजय को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, हो गई तुम दोनों की कैट फाइट शुरू। वैसे शिवांगी, तुम मेरी क्यूट सी शाली को डरा क्यों रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि ये किसकी शाली है? तो शिवांगी ने हैरानी से कहा, रणविजय, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपकी होने वाली घरवाली हूँ, तो आपको मेरा पक्ष लेना चाहिए, ना कि अपनी छोटी सी साली का। रणविजय ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, शिवांगी, तुम्हारा भी कुछ समझ नहीं आता। अगर मैं तुम्हारी तरफ से श्री को डांटता हूँ तब भी तुम्हें बुरा लगता है, और अगर मैं श्री को कुछ नहीं कहता तब भी तुम्हें बुरा लगता है। पहले तुम डिसाइड कर लो कि आखिर तुम्हें करना क्या है। रणविजय की बात सुनकर श्री ने हंसते हुए कहा, वाह जीजू, अभी से बीवी की मर्जी से ही चलने लगे तो बाद में आपका क्या हाल होगा। तो रणविजय ने उसे डांटते हुए कहा, श्री, तुम कुछ ज़्यादा नहीं होने लगी हो? वैसे सच में तुम्हारी दी तुम्हें डांटती हैं तो तुम भी तो बहुत ज़्यादा परेशान करती हो ना इसे, मुझे सब पता है। तो श्री ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी मेरी दी के होने वाले पति परमेश्वर, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि ये आपकी बीवी बनने से पहले मेरी दीदी हैं, जो मुझे आपसे भी ज़्यादा प्यार करती हैं। बस मैं तो यह देखना चाहती थी कि मेरे जीजू मेरी साइड लेते हैं या फिर मेरी दीदी की, लेकिन अगर आप मेरी दी की साइड भी लोगे ना तब भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि आप पूरी ज़िंदगी मेरी दी की साइड रहें।
ठीक है। श्री की बात सुनकर शिवांगी ने श्री को टाइट हग करते हुए कहा, जानती हूँ मैं, मेरी छोटी सी बहन। फिर श्री ने श्री के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, अब तो कुछ देर के लिए ना हमें अकेला छोड़ दे, क्योंकि मुझे रणविजय से बात करनी है। श्री ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है जीजू, मैं चलती हूँ। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, आप लोग अपना कंटिन्यू रखिए, ठीक है, कहकर श्री वहाँ से चली गई। फ्लैशबैक एंड। उन पुरानी यादों को याद करते हुए श्री नींद की आगोश में चली गई। उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल नज़र आ रही थी, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वो अपने अतीत को दोबारा जी रही हो, और शायद सपने में भी वो अपनी अतीत की उन्हीं सुनहरी यादों को ही देख रही थी। सुबह का वक्त। श्री अपने ब्लैंकेट को पकड़े हुए झूले पर सिमटी हुई सो रही थी। रात को वह बाहर तो सो गई थी, पर बाहर की तरफ ठंड थोड़ी ज़्यादा थी और वह ब्लैंकेट बहुत ही पतला था। पर श्री की हिम्मत नहीं हो रही थी रूम में जाने की, और उसे नींद भी बहुत गहरी आ रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी। इसलिए वो ऐसे ही झूले पर खुद में ही सिमट कर सोई रही। तभी सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ने लगी, जिससे बचने के लिए श्री ने उस ब्लैंकेट को अपने मुंह तक डाल लिया। वह अभी जागना नहीं चाहती थी।